हेलो एवरीवन। तो आज मैं बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रही 11th क्लास का, जिसमें 4 चैप्टर होते हैं। द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ये चारों चैप्टर लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो आज मैं लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट कर रही। तो सबसे पहले बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। बायो मतलब लाइफ एंड ओलॉजी मतलब स्टडी ऑफ। तो स्टडी ऑफ द लाइफ इज कॉल्ड अ बायोलॉजी। लाइफ एक लिविंग हो गया, तो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड अ बायोलॉजी। तो आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। डाइवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड में क्या है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। So diversity in living world. If you look around, you will see a large variety of living organism. जब आप अपने आसपास देखते हैं तो एक लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको दिखने मिलता है। मतलब जैसे कि आप अपने घर के बाहर देखते हैं तो तरह तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको देखने मिलेंगे, जैसे कि डॉग्स हो गया, कुत्ता हो गया, बर्ड्स हो गए, प्लांट्स हो गए, तरह तरह के लोग हो गए, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तरह तरह के इंसेक्ट्स हो गए। तो एक लार्ज वैरायटी में आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म आप बाहर देखेंगे तो आपको देखने मिल जाएगा। बी इट पॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, योर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. कुछ ऐसे भी जीव जंतु होते हैं जिसे आप अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे कि आप दही में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। वो माइक्रोस्कोप से ही आपको दही में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा, लेकिन वो लिविंग होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। If you were to increase the area that you make observation in, the range and variety of organism that you see would increases। अगर आप एरिया बढ़ाते हैं देखने का, जैसे कि आप अपने घर के बाहर देख रहे हैं तो आपको इतना सारा लिविंग चीज़ आपको दिख रहा है। अगर आप किसी जंगल में जाते हैं, किसी वाइड, जैसे कि आप जू में जाते हैं, जैसे कि आप कोई भी बड़े जंगल में जाते हैं तो आपको वाइड वैरायटी ऑफ थिंग्स देखने को मिलेगा। जैसे कि जू में जाते हैं तो तरह तरह के एनिमल्स दिखेंगे, तरह तरह के बर्ड्स देखेंगे। तो ऐसे अगर आप अपना एरिया बढ़ाते हैं देखने का तो आपको ज़्यादा लिविंग थिंग्स आपको दिखेंगे, वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स दिखेंगे, तरह तरह के दिखेंगे। ऑब्वियसली इफ़ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, जैसे कि मैं बताई, अगर घनी जंगल में आप गए, you would probably see a much greater number and kinds of living organism in it. Each different kind of plant, animals or organism that you see represent a species. जैसे कि आप तरह तरह के प्लांट देखते हैं, तरह तरह के एनिमल्स देखते हैं, तो वो सब एक स्पेसीज को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे प्लांट जो होते हैं एक आपस में स्पेशीज बनाते हैं, जैसे कि वैरायटी ऑफ प्लांट्स होते हैं, रोज़ होते हैं, मैरीगोल्ड होते हैं, गेंदा का प्लांट हो गया, गुलाब का प्लांट हो गया, जैसे कि टमाटर का प्लांट हो गया, और बहुत सारे प्लांट होते हैं। तो ये सब प्लांट मिला के एक स्पीशीज़ क्रिएट करते हैं, उसको स्पीशीज़ बोलते हैं। ऐसे एनिमल्स में भी हो गए, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, बहुत सारे एनिमल्स मिलाकर एक स्पीशीज़ बनाता है। The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. 1.7 to 1.8 million species describe होता है। This refers to biodiversity or the number and types of organisms present on Earth. क्या होता है, बहुत सारे तरह तरह के स्पेशीज़ जो होते हैं ये सब बायोडाइवर्सिटी को रेफ़र करते हैं। बायोडाइवर्सिटी वो होता है एक लिविंग थिंग्स, जो कि डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारा झुंड में, लिविंग थिंग्स बहुत सारा नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। जो भी लिविंग हो गया वो बहुत सारे नंबर्स में और तरह तरह के जो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अर्थ पे रहते हैं, उससे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं।
We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. We should remember here that as we explore new areas, जब हम न्यू एरिया को देखने जाते हैं और इवन ओल्ड वंस हम देखते हैं तो हमें नया ऑर्गेनिज्म कोई ना कोई देखने को मिल ही जाता है. जैसे कि आपने बर्ड्स, ऐसे बर्ड्स आपने देख लिए जो पहले कभी आपने देखे ही नहीं होंगे. तो ऐसे चीज़ें होती हैं, हम बाहर जाते हैं तो कोई ना कोई चीज़ ऐसे देखने मिल जाते हैं जो हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं. As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know that plants and animals in our own area by their local names. These local names would vary from place to place, even with the country. Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organism we are talking about. मतलब ये कह रहा है देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स वर्ल्ड में होते हैं. वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर एरिया बाय द जो भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके लोकल नेम्स होते हैं जो कि हमें पता होता है कि ये प्लांट्स है, ये एनिमल्स है. तो दिस लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम, वो जो लोकल नेम होता है वो जैसे कि आप बिहार में जाते हो तो वहाँ कुछ और नेम से पुकारा जाता है वो प्लांट को, यूपी में जाते हो तो कुछ और नेम से उसी प्लांट को पुकारा जाता है. और मतलब ये प्लेस टू प्लेस नाम जो होता है वो वैरी करता है. अलग अलग नेम्स होते हैं एक ही प्लांट्स के और एक ही एनिमल्स के अलग अलग प्लेस में. Even with the country, probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other. Hence, there is a need to standardize the naming of living organisms. Such a particular organism is known by the same name all over the world. The process is called nomenclature. There is need to standardize the naming of living organisms. Such a particular organism is known as the same name. क्या होता है, एक कोई भी लिविंग चीज़ का एक पर्टिकुलर नेम होता है जो कि स्टैंडर्ड नेम होता है, उसे हम नॉमेनक्लेचर बोलते हैं. वो जो नेम होता है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में वो नेम उसका एक पर्टिकुलर नेम होता है. जैसे कि आपका नेम जैसे कि प्रिया हो गया तो आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रिया ही जाना जाएगा. भले ही आपके घर में आपका नेम दूसरा हो, भले ही आपकी मासी किसी और नेम से बुलाती हो, आपके अंकल किसी और नेम से बुलाते हो, बट पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आपका नेम प्रिया ही रहेगा. तो जो ये जो है उसे नॉमेनक्लेचर बोलते हैं. Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. Identification क्या होता है, जैसे कि आपका जैसे कि आप क्या काम कर रहे हो, ठीक है, वो आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया. तो आप जो काम करते हो वही काम से आपको पूरा वर्ल्ड में जाना जाएगा ना, तो वो जो आपका काम हो गया वो आपकी आइडेंटिटी हो गई. तो आइडेंटिफिकेशन उससे कहते हैं. In order to facilitate the study, the number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature. You may ask how are animals named, and animal taxonomists have evolved the International Code of Zoological Nomenclature. The scientific names ensure that each organism has only one name. Scientific name जो होता है बोले ना, जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म हो गया उसका साइंटिफिक नेम बस एक ही होगा. जैसे कि आपका नाम बस एक ही है, ऑल ओवर वर्ल्ड में आपका नेम जो भी हो वो एक ही है, भले ही आपका घर में जो भी बुलाया जाए, बट ऑल ओवर वर्ल्ड में जो साइंटिफिक नेम होता है वो एक ही होता है. Biologists follow universally accepted principle to provide scientific name to no organism. Each name has two components, the generic name and the specific epithet.
sorry. This system of providing a name with two components is called a binomial nomenclature. This naming system given by Carolus Linnaeus is being practiced by biologists all over the world. ये जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है, ये नेमिंग किसने किया? कैलोरस लाइनेनियस ने नेमिंग किया. दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ टू वर्ड फॉर्मेट was found convenient. ये जो नेमिंग सिस्टम है ये टू वर्ड फॉर्मेट का है. स्पेसिफिक एपिथेट जैसे जेनेरिक नेम हो गया, जेनेरिक नेम जो आपका नेम हो गया. स्पेसिफिक एपिथेट मतलब आप मैमल्स में आते हो, जैसे कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म हो गए तो वो एक स्पेसिफिक हो गया. तो इससे हम कन्वीनियंट होता है ये नेमिंग करना कि आप एक आपका नेम हो गया और आप मैमल्स में आते हो तो ये कन्वीनियंट हो जाता है. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो to understand the way of providing scientific names better. The scientific name of mango is written as Manzifera indica. सॉरी. जैसे कि मैंगो तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में उसे मैंगो ही बोलते हैं ना, बट उसका जो साइंटिफिक नेम जो होता है वो मैग्नीफेरा इंडिका होता है, जो कि मैग्नीफेरा इंडिका ये साइंटिफिक नेम हो गया और मैंगो जो हो गया वो कॉमन नेम हो गया. मैग्नीफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम हो गया. बायोलॉजिकल नेम जो होता है मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका. मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में मैंगो जो होता है वो मैग्नीफेरा इंडिका के नाम से जाना जाता है. इसका साइंटिफिक नेम होता है. मैंगो इज़ अ कॉमन नेम. आम मैंगो इज़ अ कॉमन नेम होता है. Let us see how it is a binomial name. In this name, Magnifera represent the genus while Indica is a particular species. Magnifera जो होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और इंडिका जो होता है वो एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. Other universal rules of nomenclature are as follows. Biological names are generally in Latin and written in italics. Biological name generally Latin italics में लिखा जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं. ये जो है मैग्नीफेरा इंडिका जो है वो इटैलिक लेटर में लिखा हुआ है, तो हमेशा ये रिप्रेजेंट करता है इटैलिक लेटर में. The first word in a biological name represent the genus while the second component denotes the. पहला जो वर्ड होता है, ये जो फर्स्ट वर्ड होता है ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है और ये जो सेकेंड वर्ड होता है ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है. बायोलॉजिकल नेम में हमेशा पहला जो वर्ड होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और जो दूसरा वाला वर्ड होता है वो हमेशा स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. Both the words in a biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. The first word denoting the genus start with a capital letter while the specific epithet start with a small letter. जैसे कि आप देख रहे हैं ये फर्स्ट लेटर है, ये कैपिटल लेटर है और जो ये आई है वो स्मॉल लेटर है. तो वही बोल रहा है जो फर्स्ट लेटर होता है वो जनरली कैपिटल लेटर होता है और जो सेकेंड लेटर होता है वो स्मॉल लेटर होता है. Name of the author appears after the specific epithet at the end of biological name and is written in abbreviated form magnified. Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना ये इम्पॉसिबल है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में करोड़ों लिविंग वर्ल्ड्स हैं जिसे करोड़ों लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिसे हम नहीं पढ़ सकते, उनका स्टडी हम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिसे हम अभी तक देखे भी नहीं होंगे, शायद कभी देखे भी ना, तो उन सब की स्टडी करना इम्पॉसिबल है. दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन. Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. Classification मतलब कोई भी चीज़ को हम क्लासिफाइड कर देते हैं, उसे
पढ़ने के लिए कोई भी चीज़ को हम क्लासिफाइड कर देते हैं तो ईजी वे में हम उसे पढ़ सकते हैं, तो उसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। मतलब अलग अलग छांट कर अलग अलग क्लास में करके हम इजली उसे पढ़ सकते हैं। विजली रिकोगनाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स, डॉग, कैट्स और इंसेक्ट्स। जैसे कि हम इजली पहचान सकते हैं प्लांट को, एनिमल को, डॉग्स को, कैट को और इंसेक्ट्स को। तो इसी को क्लासिफिकेशन, जैसे प्लांट एक अलग क्लासिफिकेशन में रखेंगे, एनिमल अलग क्लासिफिकेशन में रखेंगे, इंसेक्ट्स अलग क्लासिफिकेशन में रखेंगे, तो हम इजली स्टडी कर पाएंगे। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म्स we associate certain characters with the organism in that group. What image do you see when you think of God? When you think of dog, sorry, dog को मैंने God बना दिया, sorry. Obviously, each one of us will see dogs and not cat. अगर हम डॉग की इमेज अभी माइंड में आया तो हम सब ने डॉग की इमेज ही देखी ना, कैट की तो नहीं देखी। Now, if we were to think of Alstinians, we know what we are talking about. Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with external ears and body. Mammals मतलब क्या होता है? Mammals तो पता है ना सबको। Mammals उसे बोलते हैं जिसके हाथ पैर होते हैं, ठीक है। थिंक ऑफ एनिमल्स, जैसे मैमल्स में हम आ गए, एनिमल्स आ गए, ठीक है। Likewise in plants, if we try to talk of wheat, the picture in each of our mind will be of wheat plant, not of course rice. तो यही है, जो हम अपने माइंड में जो भी पिक्चर डालते हैं, तो हम जिसके बारे में सोचते हैं तो उसी का पिक्चर में दिखाई देता है। Are convenient categories we use to study organism. The scientific term for these categories is taxa. जो साइंटिफिक टर्म होता है उसे टैक्सा बोलते हैं, ठीक है, उसे टैक्सा बोलते हैं। क्या है? द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज इज टैक्सा। टैक्सा मतलब क्या है? एक साइंटिफिक टर्म है जो कैटेगरीज में डिवाइड, जैसे कि डॉग्स का अलग कैटेगरीज हो गया, कैट्स का अलग कैटेगरीज हो गया, मैमल्स का अलग कैटेगरीज हो गया। तो ये सभी कैटेगरीज को जो डिवाइड करता है उसे टैक्सा बोलते हैं। Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. Plants also form a taxa. Wheat भी एक अलग हो गया, वो भी टैक्सा हो गया। Similarly, animals, mammals, dogs are all taxa. But you know that a dog is a mammal and mammals are animals. ठीक है, therefore animals and डॉग क्या एक मैमल है और मैमल्स जो होते हैं एनिमल्स होते हैं। देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। ये बात समझ में आई? जैसे कि एनिमल्स हो गया, मैमल्स को क्या बोलते हैं? मैमल्स जो होता है एनिमल्स ही तो होता है, और एनिमल्स, डॉग्स जो है एनिमल्स में आते हैं। तो ये तीनों जो है ये टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट लेवल, मतलब अलग अलग लेवल है, ये टैक्सा रिप्रेजेंट करता है। एनिमल्स का अलग टैक्सा हो गया, मैमल्स का अलग हो गया, डॉग्स का अलग हो गया, ठीक है। Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टैक्सा में हम क्लासीफाई करते हैं। टैक्सा मतलब समझ आ गया ना, अलग अलग कैटेगरी। सीधे समझो, टैक्सा जो होता है वो अलग अलग कैटेगरी होता है, सिंपल, ठीक है। Here you must recognize that taxa can indicate categories at different level. अच्छा, ये हो गया था, ठीक है। Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification, अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है, जो हम अलग अलग क्लासिफाइड करके अलग अलग रख रहे हैं कैटेगरी में, ये जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है इसे टैक्सोनॉमी बोलते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल,
development process, and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomic studies. Hence, characterization, identification, classification, and nomenclature are the processes that are basic to taxonomy. Characterization, identification, classify, nomenclature, ये सब प्रोसेस डेटा बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी. ठीक है. Taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kind of organism, particularly with reference to their own use. जो कि ह्यूमन बींग हम लोग जो होते हैं वो इंटरेस्ट होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जानने में ह्यूमन और किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में. कोई नया चीज़ अगर आप देख लिए तो उसके बारे में आपको इच्छा होती है ना कि ये क्या जीव है, इसकी क्या हैबिट्स है, ये कैसे रहता है, ये कैसे खाता है, ये कैसे सोता है. अगर नया कोई भी जीव आप देखते हैं तो वही कह रहा है ह्यूमन बींग्स सिंस लॉन्ग कहाँ थे. In early days, human beings needed to find source for their basic needs of food, clothing, shelter. As the earliest classification were based on the uses of various organisms. Earliest classification किस पे बेस है? uses पे. ठीक है. In early days, human beings needed to find फॉर बेसिक ऑफ नीड्स. ह्यूमन बीइंग क्या होता है वो अपना जुगाड़ खुद ढूंढ ही लेता है. अपना खाने का जुगाड़, अपने कपड़े पहनने का जुगाड़, अपने रहने का जुगाड़ वो सब ढूंढ ही लेता है. तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन क्या होगा? यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म. Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities, but also relationship among them. The branch of study was referred to as systematic. The word systematic is derived from Latin word systema, which means systematic arrangement of organism. Systematic means क्या होता है? एक सिस्टम वाइज से अरेंजमेंट होता है. जैसे कि आप लोगों का क्लास होगा, पहले फर्स्ट क्लास पढ़ते हैं, फिर सेकेंड क्लास पढ़ते हैं. ऐसा नहीं है कि आप पहली क्लास के बाद सीधे थर्ड क्लास में चले गए, ऐसा कुछ नहीं है. तो सिस्टमाइज्ड होता है. पहले आप फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, फिर आप दूसरे क्लास में जाते हैं, फिर आप तीसरे क्लास में जाते हैं. तो ये जो होता है सिस्टम वाइज से होता है. इसी को सिस्टमैटिक बोलते हैं. पहला से दूसरा जाना, फिर दूसरा से तीसरा पढ़ना, इसको सिस्टमैटिक बोलते हैं. Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication. The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature, classification. Systematic takes into account evolutionary relations between organisms. Taxonomic categories. अब taxonomic categories क्या होता है वो देखते हैं. Classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हियरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी. क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप नहीं होता है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो कि हर स्टेप अपने रैंक को रिप्रेजेंट करता है और कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है. सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ overall taxonomic arrangement, it is called a taxonomic category. Since category जो होता है is a part of overall taxonomic arrangement, taxonomic arrangement को हम taxonomic category बोलते हैं. And all categories together constitute the taxonomic hierarchy. जैसे कि हो गया ये टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट. एक मिनट, ये थोड़ा टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट. ठीक है. टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलेंगे. फिर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमिक हियरार्की बोलेंगे. ठीक है. Each category referred to as
unit of classification in fact represent or rank and is commonly termed as taxon. each category एक क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट रैंक को, एंड कॉमन ओनली टर्म्ड एज टैक्सॉन। मतलब हर कैटेगरी क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है और रैंक को रिप्रेजेंट करता है और उसी सबको टैक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हियरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। अच्छी एग्जांपल के तौर से हम देखते हैं क्या होता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। इंसेक्ट्स जो होता है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गया। ठीक है, बहुत सारे इंसेक्ट्स हो गए, बहुत सारे इंसेक्ट्स को मिला के एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ इंसेक्ट्स हो गए। इंसेक्ट्स का कॉमन फीचर्स क्या है? 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स। सभी इंसेक्ट्स का आप कॉमन जो होता है 3 पेयर उसके जॉइंट पैर होते हैं। ये कॉमन फीचर्स हो गया सारे इंसेक्ट्स का। ठीक है, इसे ही टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। समझ आया? जैसे कि कोई भी ग्रुप का जो, जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हमारा कॉमन फीचर क्या है? खाना, सोना, पढ़ना। तो ये हो गया टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। समझ आया? जो भी कॉमन फीचर होते हैं, जैसे कि हमारे 2 हाथ 2 पैर हो गए, तो ये कॉमन फीचर ऑफ ह्यूमंस हो गए टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। It means insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus were given a rank or category. Can you name other such groups of organisms? अभी बताएं, जैसे कि हमें ह्यूमंस हो गया तो हमारे 2 हाथ होते हैं 2 पैर होते हैं, तो ये टैक्सोनॉमी कैटेगरी हो गया। 2 हाथ 2 पैर तो सबके होते हैं ऑब्वियसली, बट ह्यूमंस का क्या है? जैसे कि आप लड़की के लंबे बाल होते हैं, लड़का का छोटा बाल होता है, तो ये कैटेगरी हो गया ना, तो इसे टैक्सोनॉमी कैटेगरी बोलते हैं। कॉमन फीचर हो गया गर्ल्स का लॉन्ग हेयर होता है, बॉयज़ का शॉर्ट हेयर होता है। ठीक है, रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। याद रखिए ग्रुप्स जो होता है वो कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। मतलब क्या है कि जैसे ग्रुप हो गया, ठीक है, ग्रुप रिप्रेजेंट करेगा कैटेगरी को, कैटेगरी डिनोट्स करेगा रैंक को। ठीक है, ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ग्रुप हो गया, कैटेगरी में आ गया, रैंक हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। These taxonomic group categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum or division, class, order, family, genus and species. Taxonomical studies सभी ऑर्गेनिज्म के लिए डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज। कॉमन कैटेगरी जो होता है किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, फाइलम और डिवीजन फॉर प्लांट्स, क्लास हो गया, उसका ऑर्डर क्या है, उसका फैमिली क्या है, उसका जीनस क्या है और उसका स्पीशीज क्या है। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम्स हैव स्पीशीज एज द लोएस्ट कैटेगरी। ऑल ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट्स को इंक्लूड करते हैं और एनिमल्स किंगडम को इंक्लूड करते हैं और हैव स्पीशीज एज देयर लो। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज होते हैं, मतलब तरह तरह के प्लांट और एनिमल होते हैं, वो सब लोएस्ट कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म को कैटेगरीज में कैसे बांटते हैं, कैसे रखते हैं। जैसे कि अभी बताया कि उसे लोएस्ट कैटेगरी में रखते हैं, तो ये कैसे रखते हैं? आप सब भी सोच रहे होंगे, मैं भी सोच रही हूँ। चलिए आगे देखते हैं। The basic requirements is the knowledge of characters of an individual or group of organisms. जो कि जैसे कि आप पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएंगे, ठीक है, तो आपको डॉक्टर को क्या सेकेंड गॉड माना जाता है, तो आपका कैटेगरी हाई हो गया। अब वहीं आप स्वीपर को देखें, आपके ही क्लास में
मेड आती हैं तो उनका कैटेगरी क्या हो गया, लो हो गया। तो समझ आया। तो ऐसे ही कैटेगरीज को डिवाइड करते हैं। दिस हेल्प्स मतलब द बेसिक रिक्वायरमेंट्स है नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गन। नॉलेज क्या है, जैसे नॉलेज के हिसाब से कोई भी इंडिविजुअल को हम लोग ग्रुपिज्म करते हैं। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज एंड dissimilarities among the individuals of the same kind of organism as well as other kind of organism. स्पेशीज जो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में ही आते हैं। तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज ए स्पेशीज। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे झुंड के एक ग्रुप होता है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। जैसे कि ह्यूमंस का एक ग्रुप हो गया, उसका सब सारे ह्यूमंस सिमिलरली बिहेव करेंगे ना, कोई अलग तो बिहेव नहीं करता है, तो वो ह्यूमंस का एक स्पेशीज़ हो गया। भले ही अलग अलग लोग हैं लेकिन सब एक ही तरह का बिहेव करते हैं। सब हाथ से ही खाना खाते हैं, सब पैर से ही चलते हैं, सब हाथ से ही वर्क करते हैं। तो एक कॉमन बिहेवियर हो जाता है उनका। तो वो ह्यूमंस का एक अलग स्पेशीज़ हो गया। One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the extreme morphological differences. Let us consider Magnifera indica, Solanum tuberosum, and Panthera leo. Just a second, मैं पानी पी लूँ। तो let us consider Magnifera indica, Solanum tuberosum, पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या है, सोलानम ट्यूबरेसम, ठीक है। एंड पैंथेरा लियो, लायन का साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा लियो। आपको साइंटिफिक नेम याद करने होंगे। कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट्स नेम है जिसके साइंटिफिक नेम आपको याद करने होंगे, जो कि नीट में पूछा जाता है। सारे कॉमन नेम का साइंटिफिक नेम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ कुछ ही है। All the three names, indica, tuberosum and leo, represent the specific epithets. जैसे कि मैं पहले भी बताई, मैग्नीफेरा जो सारे साइंटिफिक नेम इटैलिक्स में लिखे हैं। आप देखिए ये मैग्नीफेरा इंडिका इटैलिक्स में, सोलानम ट्यूबरेसम इटैलिक्स में, पोटैटो इटैलिक्स में नहीं, पैंथेरा लियो इटैलिक्स में है। तो अभी मैं बताई जो फर्स्ट वर्ड होता है, जैसे कि मैग्नीफेरा हो गया, ये जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। इंडिका जो हो गया वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही सोलानम जो हो गया जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, ट्यूबरेसम जो हो गया स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा, पैंथेरा जीनस, लियो स्पीशीज, ठीक है। तो ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरेसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पीशीज। बताया अभी, इंडिका, ट्यूबरेसम एंड लियो, ये हो गया स्पीशीज। एंड मैग्नीफेरा, सोलानम, पैंथेरा, ये जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। while the first word मैग्नीफेरा सोलानम जैसे कि जेनरा रिप्रेजेंट द अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सा और कैटेगरी। अभी बताएं, पहला वर्ड जो होगा जेनस को रिप्रेजेंट करेगा, पहला वर्ड जेनस, ठीक है, दूसरा वर्ड स्पेसिस को। तो ये क्लियर हो गया। while the first word Magnifera, Solanum, Panthera are genera and represent another higher level of taxon or category, each genus may have one or more than one specific epithets representing different organism. मतलब क्या है कि जेनस जो होता है, जेनस के अंदर बहुत सारे स्पेशीज आते हैं। ईच जेनस में हैव वन एंड मोर देन स्पेसिफिक एपिथेट्स, मतलब एक जेनस के पास, एक जेनस में एक से अधिक स्पेशीज आते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, जो कि बहुत अलग अलग ऑर्गेनिज्म का स्पेशीज होता है जो कि एक जीनस में आते हैं। वन जीनस डिफरेंट स्पेशीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल, उनका जो मॉर्फोलॉजिकल होता है वो सिमिलर होता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी मतलब होता है बाहरी आपका जो भी रहन सहन है, जो भी कैरेक्टर है, मतलब आपका बॉडी का कैरेक्टर, ये हो गया मॉर्फोलॉजिकल। जैसे ह्यूमन बॉडी का क्या क्या कैरेक्टर है, मतलब बाहरी जो भी आपका स्ट्रक्चर है बॉडी का, वो सब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो गया। फॉर एग्जांपल पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट called tigris and solanum includes specific species like nigrum। जैसे कि पैंथेरा हो गया, उसका अलग स्पेसीज हो गया जो कि टाइगर। पैंथेरा लायन जो, पैंथेरा लायन वो टाइगर के स्पेसीज में आ गया। सोलानम ट्यूबरेसम पोटैटो को बोलते हैं। तो पैंथेरा जो है वो पैंथेरा टाइगर के स्पेसीज में आ गया। सोलानम इंक्लूड्स स्पेसीज लाइक नाइग्रम, ठीक है, नाइग्रम एंड म्यूलोंगेर। ना human beings belong to the species sapiens। होमो sapiens हम ह्यूमन बींग्स को बोलते हैं, विच इज़ ग्रुप इन जेनस ऑफ होमो। ह्यूमन बींग्स को हम क्या बोलते हैं? होमो सैपियंस। साइंटिफिक नेम हो गया ह्यूमन बींग्स का होमो सैपियंस। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बींग्स इज रिटन इन होमो सैपियंस, ठीक है। अब जीनस देखते हैं। स्पीसीज समझ में आया ना आप लोग को? अगर कोई भी क्वेरीज हो, कुछ ना समझ आए, तो आप कमेंट बॉक्स में बाद में पूछ सकते हैं। मैं बाद में हर टॉपिक आपको जो भी क्वेरीज हैं, मतलब जो भी आपको डाउट है, वो मैं बाद में क्लियर कर दूँगी आपको। कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे। अब जीनस देखते हैं। Genus comprises is a group of related species which has more character in common in comparison to species for other genera. We can say that genera are aggregates of closely related species. For example, potato and brinjal are two different species but both belong to genus Solanum। जैसे कि पोटैटो हो गया, जैसे कि आलू हो गया और बैगन हो गया, ये दो स्पेसीज हो गए ना। आलू अलग स्पेसीज हो गए, आलू के अलग अलग लाल आलू होते हैं, वाइट आलू होते हैं। देखते होंगे आप मार्केट में, माँ बोलती होंगी कि ये लाल वाले आलू क्यों लिया है, ये वाइट वाले आलू क्यों लिया है। तो आलू का एक अलग स्पेसीज हो गया। बैगन हो गया, एक लंबा बैगन मिलता है, गोला बैगन मिलता है, तो बैगन के अलग स्पेसीज हो गया। लेकिन ये क्या है? वेजिटेबल्स है ना, आलू और बैगन, ये दोनों तो वेजिटेबल्स आ गए। तो वही कह रहा है पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पेसीज हो गया बट बोथ बिलोंग टू द जेनस सोलानम। मतलब दोनों का जेनस सेम है, सोलानम। लायन पैंथेरा लियो लिपोड, पैंथेरा पैडस एंड टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस विथ सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पेसीज ऑफ जेनस पैंथेरा। पैंथेरा एक जेनस हो गया जिसके अंदर लायन एक अलग स्पेसीज हो गया और टाइगर एक अलग स्पेशीज हो गया, ठीक है, और लिपोड एक अलग स्पेशीज हो गया। लेकिन ये तीनों तो है एनिमल्स ही ना, तो तीनों का जो जेनस हो गया वो पैंथेरा हो गया, ठीक है। समझ आया जेनस? दिस जेनस डिफर्स फ्रॉम अदर जेनस फेलिस विच इंक्लूड कैट्स। अब फैमिली देखते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली has a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species. Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. Among plants, for example, three different genera, Solanum, Petunia, and Dhatura, are placed in the family Solanum Caeyi. Among animals, for example, genus Panthera, comprising lion, tiger, leopard, is put along with genus Felis, cat in the family of Felidae. Similarly, if you observe the features of a cat and a dog, you will find some similarities and some differences always. They are separated into different families, Felidae and Canidae respectively. Family का क्या है मतलब? Family एक group of related genera with still less number of similarities and compared to genus and species.
जैसे कि प्लांट का आप एग्जांपल लेते हैं तो उसमें 3 डिफरेंट प्लांट हो गए, जैसे कि सोलानम, पेटूनिया एंड धतूरा। अभी देखिए ना, पोटैटो और ब्रिंजल किस में आते हैं? सोलानम जेनस में, ठीक है। फिर वो धतूरा का पोटैटो और ये ब्रिंजल वेजिटेबल्स हो गए, धतूरा प्लांट्स में आते हैं। वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स मतलब क्या है? वेजिटेटिव जैसे कि आप वेजिटेबल्स देख लिए, एंड रिप्रोडक्टिव क्या है? रिप्रोडक्टिव जैसे प्लांट रिप्रोड्यूस करता है। तो ये दोनों को फीचर्स प्लांट स्पेसिस के हैं, ये दोनों फीचर्स को आप फैमिली बोलते हैं। एज अ ग्रुप वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज को ही फैमिली बोलते हैं, ठीक है। 3 डिफरेंट जेनरा होते हैं। सोलानम आप वेजिटेटिव को बोलते हैं, पेटूनिया एंड धतूरा प्लेस्ड इन द फैमिली ऑफ सोलानेकेई। मतलब धतूरा और पेटूनिया भी एक प्लांट होते हैं जो कि वो सोलाने की फैमिली में उसको रखते हैं। और सोलानम में पोटैटो एंड ब्रिंजल ये सोलानम फैमिली में रखते हैं। मतलब फैमिली मतलब क्या है? अलग अलग एक ही चीज़ को अलग अलग, जैसे कि आप अपने घर में आप और आपका छोटा भाई अलग रूम में सोते हो, आपके मम्मी डैडी अलग रूम में सोते हैं, तो ऐसे ही होता है, ठीक है। फैमिली को ऐसे ही क्लासिफाइड करते हैं। They are separated into different families, Felidae and Canidae respectively, ठीक है। Order. You have seen earlier that categories like species, genus and families are based on number of similar characters. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters. Order being a higher category is the assemblage of family which exhibit a few similar characters. The similar characters are less in number as compared to different genera included in a family. Plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polymonales mainly based on the floral character. जैसे कि प्लांट की फैमिलीज होते हैं Convolvulaceae, Solanaceae are included in order, ये ऑर्डर में इंक्लूड करते हैं पॉलीमोनिलीज मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर। मतलब फ्लावर्स का जो कैरेक्टर है पॉलीमोनिलीज, वो फ्लावर कैरेक्टर से पॉलीमोनिलीज क्या है? फ्लावर कैरेक्टर पे बेस्ड है, ठीक है। तो ऑर्डर मतलब क्या है कि ऑर्डरली हम अरेंज करते हैं। द एनिमल ऑर्डर कैन वेरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडे। मतलब एनिमल्स का जो ऑर्डर होता है उसमें सबसे पहले हम फैमिलीज लाइक फेलिडे, सबसे पहले फैमिलीज को फेलिडे रखते हैं, फिर कैंडिडे रखते हैं। जैसे कि ऑर्डर हो गया आपकी फैमिली में ही, सबसे पहले आप अपने दादाजी को रखेंगे, फिर आपके फादर हुए, फिर आप हुए, फिर आपका सन हुआ, ऐसे ऑर्डर वाइज हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब क्लास देखते हैं। दिस कैटेगरीज इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल ऑर्डर Primata comprising monkey, gorilla, gibbon is placed in class Mammalia, along with order Carnivora that includes animals like, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्रोमाइजिंग मंकी जो होता है, बंदर, गोरिल्ला, गिबॉन, ये सब मैमेलिया क्लास में आते हैं, ठीक है। इनका एक क्लास होता है, वो सब मैमेलिया में हम लोग भी आते हैं, ठीक है। होमो सेपियंस भी मैमेलिया में आते हैं। तो क्लास का हो गया मंकी, गोरिल्ला, गिबन प्लेस्ड ऑन क्लास मैमेलिया, along with order Carnivora that includes animals like tiger, cat, dog. Class Mammalia has other order also, ठीक है। फाइलम देखते हैं, बस इतना ही बचा है, फाइलम एंड किंगडम बचा है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फाइलम क्लासेस comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds,
along with mammals constitute the next higher category called phylum. Classes comprising animal जैसे कि फिश हो गया, एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गए, along with mammals मतलब हम लोग आ गए, ठीक है. constitute the next higher category, वो हायर कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं, उससे फाइलम बोलते हैं, ठीक है. ऑल दिस बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम. मतलब क्या है, इनके कॉमन फीचर्स होते हैं, इनके नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं. फिशेस में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, एम्फीबियंस में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, रेप्टाइल्स में होगा, बर्ड्स में होगा, मैमल्स में होगा. सब में कॉमन फीचर्स है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम होंगे. इनका न्यूरल सिस्टम हॉलो होगा, खाली होगा, खोखला होगा, ठीक है. आर इंक्लूडेड इन फाइलम कोडाटा, ये सब फाइलम कोडाटा में इंक्लूड होते हैं. इन केस ऑफ प्लांट्स classes with a few similar characters are assigned to a higher category called division. Classes with a few similar character मतलब जो क्लास होता है सभी जैसे कि सिमिलर कैरेक्टर जो होता है वह उसे हम डिवीजन बोलते हैं, ठीक है. अब किंगडम देखते हैं. ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला are assigned to the highest category called kingdom animalia in the classification system of animals. All animals belonging to different phyla, जितने प्रकार के एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट फाइला मतलब उनके अलग अलग फाइला होते हैं. सब हाईएस्ट कैटेगरी, उनका हाईएस्ट कैटेगरी मतलब बहुत सारे एनिमल्स का जो भी स्पीसीज हो गया, जो भी उनका फाइला हो गया, वो सब से ऊपर हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम कॉल्ड, सबसे ऊपर किंगडम एनिमेलिया जो होता है वो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी. एनिमेलिया में सारे एनिमल्स को हम लोग रखते हैं, सारे स्पेशीज ऑफ एनिमल्स को रखते हैं, उस एनिमेलिया को हम किंगडम बोलते हैं, ठीक है. द किंगडम प्लांटी जो होता है जैसे कि एनिमेलिया सारे एनिमल्स एनिमेलिया के अंदर आ गए, सारे प्लांट्स प्लांटी के अंदर आ गए, तो उसी को एनिमेलिया को किंगडम बोलते हैं, प्लांटी को किंगडम बोलते हैं. तो किंगडम समझ आ गया, एक राजा, ठीक है. एक राजा के अंदर सारा प्रजा उसका आ गया, तो एक एनिमल्स को एनिमेलिया बोलते हैं. तो एनिमेलिया किंगडम में सारे एनिमल्स आ गए, प्लांटी किंगडम में सारे प्लांट्स आ गए, ठीक है. The taxonomic categories from a species to a kingdom have been shown in ascending order starting with अच्छा ये क्या है, taxonomic categories showing hierarchical arrangement in ascending order, ठीक है. तो सबसे ऊपर क्या बताया, किंगडम होता है, ठीक है. सबसे ऊपर अच्छा असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले स्पेसीज होगा, बहुत सारे स्पेसीज मिला के जीनस बनेगा, बहुत सारा जीन्स मिला के फैमिली होगा, फिर फैमिली को ऑर्डर में हम लोग करेंगे, फिर ऑर्डर को हम लोग क्लास में डिवाइड करेंगे, फिर बहुत सारा क्लास मिला के फाइलम और डिवीज़न जो होता है, फिर बहुत सारे फाइलम को मिला के हम किंगडम बनाते हैं, ठीक है. तो पहले हो गया स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज को मिला के हम जीनस बोलेंगे, फिर जीनस को मिला के हम फैमिली बोलेंगे, फिर फैमिली को ऑर्डर करेंगे, फिर उस ऑर्डर को क्लास करेंगे, ठीक है. फिर फाइलम में रखेंगे, क्लास को फाइलम में रखेंगे, फिर फाइलम को किंगडम में रखेंगे, ठीक है. ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये टेबल देख लेते हैं. कॉमन नेम हो गया, ये बायोलॉजिकल नेम है, ये जीनस हो गया, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम. ये देख लेते हैं. मैन जो हो गया, आदमी जो हो गया, एक कॉमन नेम हो गया, उसमें मैन कॉमन नेम, आदमी जो भी लड़का लड़की जो भी होता है उसका बायोलॉजिकल नेम हो गया होमोसेपियन, उसका जीन्स क्या हो गया, होमो हो गया, अभी पता है ना, जीनस होमो होता है. इसका चलिए स्पेशीज क्या होगा बताइए, स्पेशीज होगा सेपियंस और इसका जीनस क्या होगा, होमो, ठीक है.
फैमिलीज़ का हो गया होमिनिडी, ऑर्डर हो गया प्राइमेटा ऑर्डर में रखते हैं, क्लास हो गया मैमेलिया, फाइलम डिवीज़न कोडाटा। तो ऐसे ही 4 हाउस फ्लाई दिया हुआ है, मैंगो दिया हुआ है, वीट दिया हुआ है, ये आप देख लेना किसको क्या ये याद करने वाला है, आप याद कर देख लेना ये, ठीक है। तो अब ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब जो भी क्वेरीज़ है आपको, आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, जो कुछ भी आपको नहीं समझ आया वो मैं क्लियर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। इसके जो क्वेश्चंस हैं, ये जो कॉम्पिटेंसी है लास्ट में 10 तक, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी, ठीक है। फिर अभी इसका एक और वीडियो आएगा जो कि लिविंग वर्ल्ड से जितने भी एमसीक्यू बनते हैं वो सब मैं इसका अलग वीडियो में अपलोड करूँगी, और इसका जो ये जितना भी कॉम्पिटेंसी है ये 10, ये मैं इसका अलग सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। तो अभी इसका 2 वीडियो आएगा, एक ये सारे क्वेश्चंस का आंसर अपलोड करूँगी, और ये चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू बनते हैं जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो अलग वीडियो में आएगा। तो सो दैट्स ऑल, होप आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया हो। जो भी आपको क्वेरीज़ है, जो भी डाउट है, आप पूछ सकते हैं फ्रीली। ओके, थैंक यू।